मैं हूं आपके साथ पूजा चौरसिया। दिन भर आज क्या कुछ खास रहने वाला है, अखबारों की सुर्खियां क्या कहती हैं और आखिर उनके मायने क्या हैं, ये तमाम खबरों को लेकर आज हम आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हो गए हैं। क्योंकि आपने सुबह अखबार पढ़े होंगे चाय की चुस्कियों के साथ, तो आपने ये ज़रूर सोचा होगा कि आखिर इन खबरों के मायने क्या है, कि जो आज की फ्रंट पेज पे आखिर क्यों उस खबर को प्राथमिकता से दिखाया गया है। अलग अलग अखबारों की जो है समीक्षा करेंगे हम कि आखिर किस अखबार ने किस खबर को प्रमुखता से चलाया है और प्रमुखता से जो है छापा है, इस पर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अमर उजाला की, कि आखिर अमर उजाला ने किस खबर को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया है, किसे राज्य स्तर पर उठाया है और क्यों। क्योंकि ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर जो है इस न्यूज़पेपर ने इस खबर को क्यों जो है फ्रंट पेज पे लिया है या साइड लाइन में लिया है, आखिर क्यों। तो इस क्यों का ही जवाब लेकर हम आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हो गए हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अमर उजाला के फ्रंट पेज की, कि आखिर अमर उजाला के जो है फ्रंट पेज पे कौन कौन सी खबरें छपी हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर हम फ्रंट पेज की बात करें तो भारत में कोरोना, अगर बेसिकली कोरोना जिस तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है उसका संक्रमण, इस खबर को जो है छापा है अमर उजाला ने। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 27 लाख के पार, पिछले 24 घंटे में 55,078 नए मामले सामने आए हैं। ये पहली खबर है अमर उजाला की। वहीं अगर दूसरी खबर की बात करें तो पीएम केयर्स फंड के इस्तेमाल पर आज फैसला सुनाएगा देश का सर्वोच्च न्यायालय। यानी कि जो पीएम केयर फंड में कोरोना महामारी के दौरान जो पैसे ट्रांसफ़र जो किए गए हैं इस फंड के जरिए, जो है इस फंड पीएम केयर फंड में, आखिर उसको लेकर जो है किस तरीके से फैसला आने वाला है, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। तो इस खबर को भी जो है सेकंड नंबर पर रखा है अमर उजाला ने। वहीं तीसरी खबर की बात करें तो सबसे चर्चित इस समय जो मुद्दा है फेसबुक विवाद, उसे जो है उठाया है। इसके बात करें कि जैसे कि हम कोरोना की ही बात करें तो जो फ्रंट पेज की खबर है, वहीं कोरोना में को लेकर जिस तरीके से लॉकडाउन किया गया, फिर उसके बाद अनलॉक में धीरे धीरे चीज़ें खुली जो है, उसके बाद अब दिल्ली में होटल, जिम और साप्ताहिक बाजार खुलेंगे या नहीं, इस पर आज फैसला आने वाला है। यानी कि ये जो खबरें हैं इनका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा आप पर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका इसके बारे में जो है जानना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना की ही खबर का, कि 27 लाख के आंकड़े को पार कर गया है कोरोना। लेकिन इसी बीच एक जो बात निकल कर सामने आ रही है वो ये कि कहा जा रहा है कि जिस तरीके से भारत में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और दूसरे जो देश थे, चाहे वो अमेरिका हो, ब्राज़ील हो, जो अभी तक पहले और दूसरे पोजीशन पे बने हुए थे, इनको कहीं ना कहीं भारत तेज़ी से पीछे छोड़ रहा है। अगर सिर्फ अगस्त महीने की बात करें तो अमेरिका और ब्राज़ील को भी पीछे छोड़ दिया है। लेकिन इसमें सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों, क्या कारण हो सकता है कि भारत में जो मामले हैं लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि एक खबर ये भी अच्छी है जो हम बार बार आपसे बताते आ रहे हैं, आप अपने हर इस शो के माध्यम से आपको हमेशा आपको अपडेट करते रहे, कि हमारे यहाँ की रिकवरी रेट काफ़ी अच्छी हो रही है। दिनों दिन जिस तरीके से संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं उसी तरीके से हमारी रिकवरी रेट भी काफ़ी अच्छी हो गई है। जिस तरीके से आज पिछले 24 घंटे में जो मामले सामने आए, अगर हम उसकी बात करें तो रिकवरी रेट उससे कहीं ज़्यादा अच्छी रही है। यानी कि अगर हम 27 लाख जो कोरोना संक्रमित हैं, जो आंकड़ा पहुंच चुका है, अगर ये बात करें तो वहीं रिकवरी रेट की बात करें तो जो पिछले 24 घंटे का जो आंकड़ा आया है वो पिछले 24 घंटे में संक्रमण के जो मामले सामने आए हैं उससे कहीं ज़्यादा है रिकवरी रेट। लेकिन इन सब के बीच में एक और जो जानकारी हम आपको ये दे दें कि ये कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि मलेशिया की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि जो एक नया वायरस हो सकता है कोरोना का, जो कि भारत में तेज़ी से अपना कहर बरपा रहा है। यानी कि कोरोना जो वायरस है वो तो है ही, लेकिन इसकी एक जो है आप ये कह सकते हैं कि नई प्रजाति, या आप कह सकते हैं कि नया वायरस के तौर पर कोरोना ने जो है
जन्म लिया है। और इसका एक केस जो है मलेशिया में पाया गया है। ये मलेशिया की तरफ से दावा किया जा रहा है कि भारत का एक रेस्टोरेंट मालिक जो कि मलेशिया में गए थे और उनमें जो है ये एक अनोखे तरीके का वायरस पाया गया है। लेकिन सवाल ये है कि अगर भारत में रेस्टोरेंट मालिक अगर मलेशिया में गया है और उनमें इस तरीके का वायरस पाया गया है, तो अगर भारत में भी अगर इस तरीके से कोरोना ने नया रूप ले लिया है तो ये स्थिति बेहद डरावनी हो सकती है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अगर अगस्त महीने की हम बात करें तो अगस्त में सबसे ज़्यादा मामले जो है 10 लाख के पार को जो है आंकड़ा पार कर गया है। वहीं अगर अमेरिका और ब्राज़ील की बात करें तो वहाँ पे 6 लाख और 8 लाख का आंकड़ा जो है वहाँ पर इस महीने में पार किया है कोरोना ने। लेकिन भारत में 10 लाख के आंकड़े को पार कर गया है, जो कि स्थिति बेहद डरावनी वाली हो सकती है। लेकिन इन सब के बीच में जो ये बात निकल कर सामने आ रही है, जो मलेशिया की तरफ से कहा जा रहा है कि एक नया वायरस भारत में जन्म ले चुका है जो है एक कोरोना का, ये वजह हो सकती है कि भारत में कोरोना के जो मामले हैं वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लेकिन रिकवरी रेट भी हमारे देश में काफ़ी अच्छी हो गई है। तो इसीलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, हाँ आपको सावधान रहने की ज़रूरत बेहद ज़्यादा है। क्योंकि ये भी एक रीज़न सामने निकल कर आ रहा है कि क्या ये वजह हो सकती है कि पहले जो पिछले महीने की अगर हम बात करें, इससे पिछले महीने की बात करें तो आंकड़े कम आ रहे थे, लेकिन अगस्त महीने में इतने ज़्यादा मामले कि क्या लोग जो है सावधानी नहीं बरत रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, ये भी एक वजह जो है हो सकती है। लेकिन मलेशिया का जो दावा है ये बेहद चौंकाने वाला है, और अगर ऐसा है तो स्थिति जो है और भी बिगड़ सकती है। लेकिन हम बार बार आपसे यही कह रहे हैं कि आपको बेहद सतर्क रहने की ज़रूरत है हमें इस संक्रमण से निजात पाने के लिए। तो यानी कि पिछले 24 घंटे की हम जैसा कि बात कर रहे थे तो 55,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। ये अमर उजाला की हम बात कर रहे हैं। वहीं संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की अगर हम संख्या की बात करें तो 19.5 लाख से ज़्यादा जो है वो ठीक होकर घर लौटे हैं। हालांकि जिस तरीके से जांच में तेज़ी आई है, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो कोरोना के जो आंकड़े हैं वो कम सामने आ रहे हैं। क्योंकि जब जांच बढ़ाई जाती है तो ये दावा किया जाता है कि जांच बढ़ रही है तो उसमें संक्रमण के मामले ज़्यादा सामने आ सकते हैं, क्योंकि जांच तेज़ी से होगी तभी पता चल पाएगा कि कोरोना का जो प्रकोप है कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। लेकिन ये एक अच्छी बात है भारत के जो है लोगों के लिए कि 19.5 लाख से ज़्यादा लोग इस संक्रमण की वजह से ठीक होकर घर लौट गए हैं, जिस तरीके से जांच में तेज़ी आई है। वहीं हम जैसा कि अमर उजाला की ही बात कर रहे थे तो दिल्ली में जो जिम खोलने की बात को लेकर हम कह रहे थे बार बार कि क्या जिम खोले जाएंगे, साप्ताहिक बाज़ार खोले जाएंगे। अगर हम इसकी बात करें तो आज इस पर फैसला आने वाला है, क्योंकि अनलॉक 4 में जो है 31 अगस्त के बाद ये भी दावा किया जा रहा है कि जो स्कूल हैं, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई पर सबसे ज़्यादा कोरोना का असर पड़ा है, तो स्कूलों को लेकर भी लगातार कई राज्य ये कह रहे हैं कि स्कूल खुलने चाहिए, और कई राज्यों का ये दावा है कि स्कूल नहीं खुलने चाहिए क्योंकि कोरोना का संक्रमण ज़्यादा है। लेकिन इन सब के बीच हम दिल्ली की बात कर रहे हैं कि वहाँ पर क्या साप्ताहिक बाज़ार खोले जाने चाहिए। क्योंकि दिल्ली के अगर हम रिकवरी रेट की बात करें, दिल्ली में संक्रमण की बात करें तो उसमें काफ़ी जो है हद तक कोरोना पर जो है काबू पा लिया गया है। जिस तरीके से पिछले दिनों अगर हम बात करें पिछले महीनों की, तो दिल्ली में जिस तरीके से आंकड़े सामने आए थे वो कहीं ना कहीं उस पर जो है काबू पा लिया गया है, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि क्या यहाँ पर जिम खोले जाने चाहिए, साप्ताहिक बाज़ार खोले जाने चाहिए। क्योंकि आपको ये बता दें कि दूसरे राज्यों में जिम और योग संस्थाएं, जो भी योग संस्थान हैं वो खोले जा चुके हैं, लेकिन दिल्ली में अभी तक योग संस्थान और जिम नहीं खोले गए हैं। इसके साथ ही क्या साप्ताहिक बाज़ार खोले जाने चाहिए, इस पर आज फैसला आने वाला है।
तो होटल, जिम और साप्ताहिक बाजारों को राष्ट्रीय राजधानी में दोबारा खोलने संबंधी तमाम संभावनाओं पर विचार के बाद निर्णय लिया जाएगा। मंगलवार को इस संबंध में उपराज्यपाल की अध्यक्षता में दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि DDMA की बैठक होगी। इसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया जो है शामिल होंगे और इसके साथ ही कई और अधिकारी शामिल होंगे, जिसमें पहले समीक्षा की जाएगी कि क्या जिस तरीके से कोरोना पर काबू पाया जा रहा है, ऐसे में क्या साप्ताहिक बाज़ारों को खोला जाना चाहिए, क्या साप्ताहिक बाज़ार खुलने से कोरोना फिर से जो है बहुत तेज़ी से तो नहीं बढ़ जाएगा। ये तमाम इस पर जो है इन बातों पर चर्चा होने के बाद ही इस पर फैसला लिया जाएगा। यानी कि अगर साप्ताहिक बाज़ार खुलते हैं, अगर हम बात कर रहे हैं कि साप्ताहिक बाज़ारों की, तो क्या असर पड़ेगा, इस पर जो है हमारी भी नज़र रहेगी, क्योंकि इस बैठक में ये बहुत ही अहम हो जाता है, क्योंकि कोरोना में जो है जिस तरीके से काबू पाया जा रहा है वो एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसमें लापरवाही किसी भी तरीके से बरतें। जैसा कि अगर साप्ताहिक बाज़ार खोले जाते हैं, तो अगर आपने साप्ताहिक बाज़ारों में देखा होगा कि कितनी ज़्यादा भीड़ होती है, तो किस तरीके से अगर वो साप्ताहिक बाज़ारों को जो है लगाने के ऊपर अगर फैसला आता है, तो वो कैसे जो है किन नियमों के तहत कैसे खोले जाएंगे, इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। तो कुछ दिनों पहले कोविड-19 के मद्देनज़र दिल्ली के होटलों और साप्ताहिक बाज़ारों को दोबारा खोलने के प्रस्ताव पर सहमति नहीं बन सकी थी, इसलिए मंगलवार को इस संबंध में होने वाली बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। जैसा कि हम भी आपको बता रहे हैं कि क्यों ये अहम हो जाता है, क्योंकि होटल खोले जाएंगे, साप्ताहिक बाज़ार खोले जाएंगे। अगर ये निर्णय लिया जाता है, ये फैसला आ जाता है, तो कितना प्रभाव पड़ेगा दिल्ली के लोगों पर इसका, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी कि इन सब बातों पर जो है पहले समीक्षा होगी, उसके बाद ही इन सब बातों को लेकर तमाम चर्चाएं होंगी, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ ही एम्स के निदेशक भी शामिल होंगे, साथ ही कई बड़े अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। इस संबंध में पहले दिए गए प्रस्ताव में आम आदमी पार्टी सरकार ने कहा था कि केंद्र के अनलॉक में दिशा निर्देश के मुताबिक ही दिल्ली में ऐसे प्रतिष्ठानों को दोबारा खोलने संबंधी निर्णय लेने का अधिकार है। यानी कि दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई थी, उसको कहीं ना कहीं उसका हवाला दिया है। ये होटल और साप्ताहिक बाज़ार खोलने पर जो फैसला आ जाने वाला है, इस पर पहले से ही सरकार की तरफ से केंद्र सरकार की गाइडलाइन को लेकर हवाला दिया जा चुका है। तो दिल्ली सरकार ने दलील दी थी कि कई राज्यों में कोविड-19 संक्रमण के मामले बढ़ने से स्थिति बिगड़ रही है, लेकिन LG ने पूछा था कि अगर दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में कमी आ रही है, तो लोगों को अपनी आजीविका कमाने से क्यों रोका जा रहा है। क्योंकि ये आप सभी जानते हैं कि जब न सिर्फ दिल्ली, महाराष्ट्र या फिर दूसरे जो है राज्य थे, वहाँ पर जब कोरोना ने जो है अपना कहर बरपाना शुरू किया, तो सबसे ज़्यादा जो असर पड़ा है वो लोगों की आजीविका पर ही पड़ा है। क्योंकि जब कंपनियां बंद हो गई जो है, तो सबसे ज़्यादा जो संकट हुआ वो रोज़गार का ही हुआ। कई सारे लोग जो है बेरोजगार हो गए, तो लोगों को जिसकी वजह से भुखमरी की भी स्थिति आ गई। कई लोगों ने इसकी वजह से जो है सुसाइड भी कर लिया, कई लोगों ने जो है, तो कहीं ना कहीं ये जो असर दिख रहा था, इस पर पूछा गया जो है उपराज्यपाल की तरफ से कि आखिर जब दिल्ली में, क्योंकि हम बार बार आपको ये दिल्ली का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो फैसला है वो दिल्ली में ही दिल्ली में जिस तरीके से संक्रमण के मामले कम हुए, उसको लेकर ही आने वाला है। इसी को लेकर हम बार बार दिल्ली का जिक्र कर रहे हैं कि आखिर क्यों यहाँ पर होटल्स और साप्ताहिक बाज़ार को खोलने देने को लेकर निर्णय लिया जाना है। क्योंकि जिस तरीके से आजीविका पर असर पड़ रहा है लोगों के, कहीं ना कहीं उसका हवाला देते हुए उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कहा है कि जब मामलों में कमी आ रही है संक्रमण में, तो क्यों ना लोगों की आजीविका को फिर से जो है
पटरी पर, बेसिकली पटरी पर लाने के लोगों की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, जो रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं, सबसे ज़्यादा परेशानी उन्हीं लोगों को है। तो उन लोगों को भी ध्यान में रखते हुए कहीं न कहीं ये कहा गया है उपराज्यपाल अनिल बैजल की तरफ से। वहीं आपको बता दें कि सोमवार को दिल्ली में 787 नए मामले सामने आए, जबकि 18 लोगों की इससे मौत हो गई। ये अगर हम पिछले दिनों के, पिछले महीनों के आंकड़ों की बात करें तो ये उसमें काफ़ी कमी आई है, वो चाहे मृत्यु दर रही हो, चाहे फिर कोरोना के संक्रमण के मामले हो। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज जो फैसला आने वाला है, इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। वहीं हम दूसरी खबर की अगर हम बात कर ले, अमर उजाला की ही हम जैसा कि बात कर रहे हैं, तो जो एक विवाद, जो अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट के एक रिपोर्ट आने के बाद से जो लगातार भारत में बवाल मचा हुआ है, कांग्रेस और बीजेपी लगातार एक दूसरे पर कटाक्ष कर रही है, जो है वार लगातार एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। तो आखिर इसका असर कितना पड़ रहा है आम लोगों पर, या फिर जो राजनीति है इस पर कितना असर पड़ रहा है, इस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि आखिर जो है जो बवाल मचा हुआ है, जैसा कि हमने आपको पहले कल भी इस बारे में जो है जानकारी दी थी कि आखिर क्यों इस पूरे मामले पर बवाल मचा हुआ है। वहीं अब ये कहा जा रहा है कि फेसबुक को जो है संसद, जो प्रौद्योगिकी सूचना की जो संसद की स्थायी समिति है, वो समन भेज सकती है फेसबुक को, और ये समन जो समिति के अध्यक्ष है शशि थरूर, उनकी तरफ से भेजा जा सकता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक अमेरिका की एक रिपोर्ट, अमेरिकी जो अखबार है उसकी एक रिपोर्ट पर जो है भारत की राजनीति में किस तरीके से उथल पुथल मच गई है, इस पर भी हम लगातार हमारी नज़र रहेगी, इस पर भी हम बातचीत कर रहे हैं। तो वहीं पर महुआ मोइत्रा ने जो है शशि थरूर का समर्थन किया है। किन बातों को लेकर उनका समर्थन किया है, इस पर भी हम बातचीत कर लेते हैं। तो भारत में फेसबुक को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक आलेख छपा जिसमें फेसबुक पर बीजेपी के विरोध वाले पोस्ट को सेंसर करने की बात कही गई। वहीं इस लेख के सामने आने के बाद सूचना प्रौद्योगिकी मामलों की संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा, स्थायी समिति निश्चित रूप से इन रिपोर्टों के बारे में फेसबुक का जवाब जानना चाहती है। यानी कि फेसबुक को एक समन भेज सकते हैं जो है शशि थरूर, और लेकिन बीजेपी की तरफ से भी अब इस पर वार पलटवार शुरू हो गया है। और शक्तिकांत दास जो बीजेपी के नेता हैं, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि शशि थरूर जो है, क्योंकि वो भी उसके सदस्य हैं स्थायी समिति के, निशिकांत दास, तो उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि आप राहुल गांधी का जो है एजेंडा मत चलाइए, आप अध्यक्ष हैं और अध्यक्ष के तौर पर जो है इसको देखिए। तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इस लेख के हवाले से बीजेपी पर हमला बोल चुके हैं। जैसा कि हमने आपको इसके बारे में भी बताया कि कांग्रेस नेता ने बीजेपी और आरएसएस पर आरोप लगाते हुए कहा कि इन्होंने फेसबुक और व्हाट्सएप पर पूरी तरीके से नियंत्रण किया हुआ है। दरअसल ये पूरा मामला तब जो है गरमाया जब तेलंगाना के एक विधायक टी राजा ने जो है एक पोस्ट की थी, जिसकी वजह से ये फेसबुक पर आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से जो भी पोस्ट किए जा रहे हैं, यानी कि उन्हें जो गलत पोस्ट भी हैं, जो उस पर भी कहीं ना कहीं फेसबुक जो है एक्शन नहीं ले रहा है। ये तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। और वहीं अब जो है पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस के राहुल गांधी ने ये आरोप लगा दिया था बीजेपी और आरएसएस पर कि व्हाट्सएप और फेसबुक जो है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बीजेपी और आरएसएस के कंट्रोल में है। तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने ट्वीट किया और कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय स्थायी समिति निश्चित रूप से इन रिपोर्टों के बारे में फेसबुक का जवाब जानना चाहती है। समिति ये जानना चाहती है कि भारत में हेट स्पीच को लेकर उनका क्या प्रस्ताव है। ये कहा गया है शशि थरूर की तरफ से। तो वहीं कुछ और अगर हम खबरों की बात कर लें कि दैनिक जागरण ने किस खबर को प्रमुखता से दिखाया, अगर हम इस पर बातचीत कर लें
और नवभारत टाइम्स ने किस खबर को जो है उठाया, हिंदुस्तान ने किस खबर को उठाया। अगर हम इस पर बातचीत करें तो चीन को फिर बड़ा झटका देगी मोदी सरकार, ऐसे तोड़ेगी अड़ियल ड्रैगन की हेकड़ी। यानी कि यहाँ बात हम कर रहे हैं भारत और चीन की। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से इस खबर को जो है प्रमुखता से लिया है हिंदुस्तान ने, इस पर बातचीत कर लेते हैं। यानी कि जो लद्दाख सीमा पर चीनी सेना का अड़ियल रवैया जारी है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी लद्दाख के पेंगोंग त्सो और गोग्रा हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र पर अब भी फॉरवर्ड पोजीशन पर काबिज है और वादे के मुताबिक ड्रैगन डी एस्केलेशन के कोई संकेत नहीं दे रहा है। ऐसी स्थिति में चीन को सबक सिखाने और उसकी हेकड़ी तोड़ने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार आर्थिक मोर्चे पर एक और एक्शन लेने की योजना बना रही है। भारत का अर्थ व्यापार है, ये संदेश देने के लिए मोदी सरकार आर्थिक मोर्चे पर चीन के साथ आगे की कार्रवाई पर विचार कर रही है। इस मामले में परिचित वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के अनुसार शीर्ष चीन अध्ययन समूह यानी कि CAG ने सोमवार को लद्दाख में जमीन पर चीनी सेना की कार्रवाई और तिब्बत के कब्जे वाले आक्साई चीन क्षेत्र में उनकी सैन्य मुद्रा पर चर्चा की। दरअसल CAG वो निकाय है जो चीन के साथ कार्रवाई पर देश की क्या रणनीति होगी इसकी सिफारिश करता है। यानी कि चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जैसा कि पहले भी लद्दाख में जो गतिरोध देखा गया था, चीन की तरफ से जो है सैनिकों की जो तैनाती बढ़ा दी गई थी, भारत और चीन के बीच में झड़प भी हुई थी जिसमें हमारे देश के कई जवान भी शहीद हो गए थे। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे देश में ही जो है इस तरीके की सामने आई चीज़ें, चीन में भी चीन के भी कई सैनिक मारे गए थे। यानी कि जो ये हिंसा थी उसके बाद भी लगातार सुलह की बातों के बीच में कई बार करीब 5 बार शीर्ष अधिकारियों की चर्चा हुई। इसके बाद भी चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वो बार बार चर्चा में ये कहता है कि वो अपने सैनिकों को पीछे हटा लेगा, लेकिन वो पीछे हटा नहीं रहा है। यानी कि अब भारत सरकार की तरफ से एक नई योजना बनाई जा रही है कि चीन की हेकड़ी कैसे निकाली जाएगी। तो इस पर भी लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए आप AB स्टार न्यूज़ के साथ। नमस्कार। खबर मिलेगी आपको यहाँ। स्टॉक एक्सचेंज